नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कला वर्ग में। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 11th क्लास का चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो जो हमारा चैप्टर है संविधान का राजनीतिक दर्शन, इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए, कुछ तो आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस और एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो इस चैप्टर में हमें समझने हैं। पहला पॉइंट हमारा है इसमें, संविधान के दर्शन से क्या अभिप्राय है। दूसरा पॉइंट है आपका, लोकतांत्रिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में संविधान। नेक्स्ट, संविधान सभा की ओर जाने की आवश्यकता हमें क्यों है। नेक्स्ट है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, विविधता और अल्पसंख्यक अधिकारों का आदर, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, संघवाद, राष्ट्रीय पहचान, प्रक्रियागत उपलब्धियां, आलोचना और सीमाएं। ये कुल मिलाकर के 14 पॉइंट्स हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। चलिए हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, संविधान के राजनीतिक दर्शन का क्या अभिप्राय है। देखिए, दर्शन का मतलब होता है, जैसे कि हम घूमने के लिए जाते हैं किसी भी स्थान पर, तो दर्शन का मतलब होता है उसको देखना, वो दिखता कैसा है। तो हमारा संविधान कैसा दिखता है, ये हमें इस चैप्टर में देखना है। अपने संविधान के हमें दर्शन करने हैं, और आप अपने संविधान के दर्शन बहुत शॉर्ट में करना चाहते हैं तो अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़िए। आप अपने संविधान को पूरा ही पढ़ लेंगे, आपकी प्रस्तावना में संविधान का दर्शन है। तो फर्स्ट पॉइंट, संविधान के दर्शन का क्या आशय है, मतलब अपने संविधान को देखने पर, पढ़ने पर हमें क्या क्या दिखाई देता है। पहली बात है इसमें, देखिए पहली बात है कि संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। अब देखिए, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है और इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। मतलब क्या है कि हम अपने संविधान में व्यवहार में किए गए पदों जैसे कि अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक, लोकतंत्र के अर्थ हमें पता होने चाहिए। अधिकार मतलब जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। नागरिकता, एक नागरिक होने के नाते, अपने देश का सदस्य होने के नाते आपको क्या क्या अधिकार हैं। तो नागरिकों के अधिकार क्या हैं बेटा। राजनीतिक अधिकारों की बातों में अगर हम अगर हम चलते हैं, तो अपना देश के नागरिक होने के नाते जब हम 18 वर्ष के हो जाते हैं तो हमें वोट देने का अधिकार मिल जाता है। और एक निश्चित आयु जो हर पद के अनुसार तय की गई है, उसके अनुसार आपको चुनाव लड़ने का अधिकार भी मिल जाता है। इसके बाद अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है, उनके अधिकार। जिनकी संख्या कम है, ऐसा नहीं है कि उनके अधिकार नहीं दिए गए हैं, वो बहुसंख्यक, उनके ऊपर कोई भी दबदबा नहीं बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार भी हमारे संविधान में सुरक्षित किए गए हैं। इसके बाद है लोकतंत्र। लोकतंत्र आप सबको पता ही है, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज की शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती हो। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है, उन पर हमारी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद है, इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि ये आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है, क्या आगे उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं, किस मूल्य की ओर अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना ज़रूरी हो जाता है कि क्या यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को इन मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह में दिशा निर्देशित करने का फैसला किया, तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास
मूल्य समूह को जायज़ ठहराने के लिए कुछ तर्क थे। तो ये हमारा इस तरीके से पॉइंट रहा है। इसके बाद भले ही इनमें बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट ना हो, चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी अच्छे और अनगढ़ क्यों ना हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित नैतिक तत्वों को जानने और उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था की बुनियादी मूल्यों की अलग अलग व्याख्याओं की कसौटी पर जांच कर सके। यह स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रख भर नहीं दिया गया है, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जिरह होती है और ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन पर विभिन्न राजनीतिक हलकों, विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया, स्कूल और विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है और इन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है और कभी कभी काल्पनिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की ज़रूरत होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों से इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं। कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की अलग अलग ढंग से व्याख्या करती हैं। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की ज़रूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम ना सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। यह जांचने की ज़रूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि अपने संविधान का दर्शन। देखिए, हमने इस पॉइंट में कुल मिलाकर पढ़ा है कि अपने संविधान को पढ़ने के बाद जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सब हमारे संविधान का दर्शन है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन है। देखिए, आप अपने लोकतंत्र को बदलना चाहते हैं तो आपको पहले अपने संविधान को पढ़ना पड़ेगा। क्या उसमें चेंज आप लाना चाहते हैं? जब तक आपको ये ना पता हो कि आपके संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं जो आज के अनुसार ठीक नहीं हैं, जिनमें बदलाव किया जाए, तब तक आप अपने संविधान में किसी परिवर्तन की बात नहीं कर सकते हैं। पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ को, एक अच्छे संविधान की ज़रूरत के बारे में पढ़ा। संविधान क्या होता है? देखिए, लिखित और अलिखित नियमों का समूह संविधान होता है। ठीक है, इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना, ताकि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जनता के ऊपर अत्याचार करने ना शुरू कर दें। इसीलिए उसको अंगीकार करने की ज़रूरत है। आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर है। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का अधिकार माना जाता है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा? भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया हो, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती है। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अगर ऐसा, देखिए, कर सकते हैं क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव इसी प्रकार का है कि वह अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए किसी भी प्रकार की गतिविधि कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। संविधान तय कर देता है कि किसका कितना अधिकार है और किसको कितनी सीमा में रहना है, ताकि कोई भी अपनी सीमा से बाहर निकल के काम ना कर सके और किसी के अधिकारों को नुकसान ना पहुंचा सके। संविधान हमारे गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक निर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की
सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे, नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा नहीं है, बल्कि है स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है, जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत राजनीतिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है। इस नज़रिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की क्षमता है। इसलिए इस नज़रिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर रहे हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है। संविधान कमज़ोर लोगों का उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत देता है। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की ओर मुड़कर क्यों देखें, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अपने चैनल को करते रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।